को ऐसे 6 महीने रहना पड़े, सोचो क्या होगा। बेचारे यूरोप वाले ऐसे ही जिंदगी बिताते हैं। तो उनके यहां क्या होता है, अगर शरीर उनका ठंडा पड़ा तो गई जिंदगी, इसलिए वो हर चीज को फास्ट करेंगे ताकि शरीर की गर्मी मेंटेन रहे। हम क्या करेंगे, जब बहुत ठंड पड़ती है ना, ऐसे ऐसे क्यों करते हैं, गर्मी आए, ये तो मूवमेंट ही हुआ ना, तो वो हर चीज को मूवमेंट से देखते हैं। इसलिए स्पीड होना बहुत जरूरी है, इसलिए उनके यहां हर चीज में स्पीड का कैलकुलेशन है। भारत में ठंड नहीं है, भयंकर ठंड तो मुश्किल से 15 दिन भी नहीं है। यहां तो गर्मी है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी है। आप जानते हैं भीलवाड़ा में 50 डिग्री सामान्य हो जाता है तापमान, और चुरू में तो उसको भी क्रॉस कर जाता है। यहां तो गर्म है, तो गर्म देश में तो गर्मी की जरूरत नहीं है, तो हर चीज की स्पीड यहां कम रखनी पड़ेगी। अगर स्पीड बढ़ाई, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ा तो गर्मी बढ़ने ही वाली है, उसको कम नहीं कर पाएंगे। और वैसे ही प्रकृति में इतनी गर्मी है, और गर्मी आपने बढ़ाई एनर्जी कंज्यूम करके, तो आप तो मर जाएंगे। इसलिए हमारे देश में टेक्नोलॉजी का जब सिलेक्शन होता है, बनाने की बात होती है, तो उसमें ध्यान ये रखते हैं कि स्पीड ज्यादा ना हो, कम स्पीड पर काम करें। तो किस तरह की टेक्नोलॉजी बनेगी, अब छोटे छोटे कुछ उदाहरण बताओ। ज्यादा स्पीड पर काम करे और एनर्जी कंजम्पशन बहुत हो, ऐसी टेक्नोलॉजी क्या होगी, जैसे मान लो रसोई घर का मिक्सर, जिसमें एनर्जी भी कंज्यूम होगी और स्पीड भी ज्यादा होगी। कम से कम रसोई घर का मिक्सर चले तो 240 वोल्ट की करंट तो लगेगी ही, इससे कम पे नहीं चलेगा। तो मिक्सर से हम बनाएंगे क्या, चटनी बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, जूस निकालेंगे, चटनी बनाएंगे, और कुछ निकालेंगे, क्या करेंगे, किसी चीज के छोटे छोटे पीस करेंगे। यही है ना टेक्नोलॉजी का अंतिम उद्देश्य, क्या है, कोई उपयोग। तो हमने मिक्सर का उपयोग किया और धनिये की चटनी पीस के निकाल लिया, जिसमें 240 वोल्ट का करंट हमने खर्च किया, जिसके लिए कोई बड़ा डैम बनाना पड़ा, डैम के लिए पावर स्टेशन बनाना पड़ा, पावर स्टेशन के लिए कोयला निकालना पड़ा, कोयले के साथ पानी भी इस्तेमाल करना पड़ा, तब हमारा मिक्सर चला। ये है यूरोपियन टेक्नोलॉजी। अब भारत की टेक्नोलॉजी, चटनी ही बनानी है ना, तो सिलबट्टा जिंदाबाद। पत्थर का एक वो होता है कि नहीं, क्या कहते हैं उसको घर में, सिलबट्टा ही कहते हैं ना। तो सिल और बट्टा, बट्टा माने घिसने वाला, सिल माने पत्थर का टुकड़ा। तो सिलबट्टे पर पीसा तो एनर्जी कंजम्पशन 0, बनेगी तो चटनी वहां भी, बनेगी चटनी यहां भी, एंड पॉइंट दोनों में एक ही है। लेकिन महत्व की बात है कि एक बिना एनर्जी के चल रहा है, दूसरा एनर्जी से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जब चलेगा मिक्सर तो आप क्या करेंगे, खाली बैठेंगे ना, बैठ के देखेंगे, भाई मिक्सर चल रहा है, इसकी शक्ल देखते रहो, लगे तो फोटो खींच लो, बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, यही तो करेंगे ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर है कि इसकी आवाज बहुत खराब लग रही है, कान में कर्कश कर्कश ध्वनि जा रही है, तो दरवाजा बंद कर दो मिक्सर चलाते समय, इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर सिलबट्टा चल रहा है तो आप बट्टे को घिसेंगे सिल पर, तो अपनी एनर्जी खर्च होगी। और आप जानते हैं, सिल पर बट्टे को जब घिसेंगे तो अपनी एनर्जी खर्च होगी, माने बॉडी का कोलेस्ट्रॉल जलेगा, कोलेस्ट्रॉल जलेगा तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। देखो, एंड पॉइंट दोनों में एक ही है, चटनी यहां भी बन रही है, चटनी वहां भी बन रही है, लेकिन एक सिलबट्टे की चटनी है जिसमें हमारी एनर्जी खर्च हो रही है, शरीर की एनर्जी माने कोलेस्ट्रॉल, जो फैट है ना, जो डिपॉजिट होता है, वही शरीर की एनर्जी है। तो हमने वो खर्च करके बनाया चटनी, तो शरीर का वजन भी कम होगा, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट कम होगा, हम हार्ट अटैक फ्री रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल फ्री रहेंगे, कार्डियक अरेस्ट फ्री रहेंगे, ब्रेन स्ट्रोक फ्री रहेंगे, 25 बीमारियां शरीर में नहीं आएंगी। और जो कोई मां या बहन वो सिलबट्टे पर घिस रही है चटनी बनाने के लिए, तो उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एक्सरसाइज हो रही है। और सिलबट्टे पर जब घिसा जाता है ना, तो सबसे बड़ी एक्सरसाइज यूट्रस की होती है। और यूट्रस की एक्सरसाइज अगर है गर्भाशय की, तो वो फ्लेक्सिबल बहुत रहता है। और अगर वो फ्लेक्सिबल है तो जिंदगी में कभी भी मां बनने के लिए सिजेरियन ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है
कि मिक्सर बनाएं, मिक्सर चलाएं, आराम से कुर्सी पर बैठकर देखें, चटनी तो वहां भी बनेगी लेकिन यहां शरीर में डिपॉजिट बढ़ता रहेगा फैट का, क्योंकि हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं शरीर को। फैट बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आएगा, और मां का यूट्रस का एक्सरसाइज नहीं होगा तो वो बहुत स्टफ आ जाएगा, कठोर हो जाएगा, और उस मां को गर्भवती होने के बाद सिजेरियन कराना ही पड़ेगा। तो एक मिक्सर की टेक्नोलॉजी कहां लेके जाएगी, और एक सिलबट्टे की टेक्नोलॉजी कहां लेके जाएगी। अब हम ये कहना शुरू कर दें कि जी मिक्सर तो बहुत हाई टेक है और ये सिलबट्टा तो बहुत लो टेक है। दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी हाई और लो नहीं होती है। कौन सी टेक्नोलॉजी आपके लिए उपयोगी है, एप्रोप्रिएट है, वो महत्व की बात होती है। हमारे लिए शायद सिलबट्टा बहुत एप्रोप्रिएट है, क्योंकि गर्म देश में रहने वाले लोगों को फैट डिपॉजिट्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि गर्मी जो है ना, इसको शरीर मेंटेन कर पाए इसके लिए फैट बनता बहुत है बॉडी में। तो भारतवासियों को प्राकृतिक कारणों से फैट ज्यादा बनता है। ये फैट कंज्यूम होता रहना चाहिए, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सोचकर सिलबट्टा बनाया, नहीं तो मिक्सर तो वो भी बना सकते, क्योंकि जो पहिया बना सकते हैं वो मिक्सर भी बना सकते हैं। मिक्सर भी क्या है, पहिया ही तो है, अंत में तो पहिया ही घूम रहा है ना अंदर, और क्या। तो हमने समझबूझकर सिलबट्टा बनाया, क्योंकि हमें जाना है किसी दूसरे रास्ते पर, और यूरोप वालों को पता ही नहीं था, इसलिए मिक्सर बनाया। एक और उदाहरण दूं, यूरोप की टेक्नोलॉजी है वॉशिंग मशीन, है ना, उसमें भी पहिया ही है ना, और वो पहिया इस्तेमाल होता है। तो वॉशिंग मशीन में हमको चाहिए बहुत सारा वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग मशीन डिटर्जेंट सोप से चलती है? नहीं चलती, वॉशिंग पाउडर ही लगता है। और वॉशिंग मशीन ऑयल केक से चल सकती है? डिटर्जेंट पाउडर ही लगता है। तो जो देश वॉशिंग मशीन बनाएगा उसको पहले डिटर्जेंट पाउडर बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके वो चलेगी नहीं। और आप जानते हैं डिटर्जेंट पाउडर से कपड़े धोने में पानी 10 गुना ज्यादा खर्च होता है कि नहीं? आप रोज डिटर्जेंट से कपड़े धो तो बाल्टी के बाल्टी पानी फेंकते रहो, झाग निकलना बंद नहीं होता। तो डिटर्जेंट बनाना पड़ेगा वॉशिंग मशीन के लिए, तो डिटर्जेंट बनाने के लिए पानी ज्यादा लगेगा। पानी तो निश्चित है और सीमित है, वो तो बारिश से ही मिलता है, या तो पी लो या तो डिटर्जेंट पाउडर के कपड़े धोने में बहा लो उसको। अब यूरोप वाले तो मजबूर हैं बेचारे, क्योंकि उनको और कुछ मालूम ही नहीं है कपड़े धोने के लिए, सिवाय इसके कि एक डिटर्जेंट पाउडर। क्योंकि कपड़े धोने के लिए कई तरह की टेक्नोलॉजी दुनिया में उपलब्ध है। जैसे भारत में सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी पता है क्या है कपड़े धोने की? मिट्टी से कपड़े धोना। आपने देखे धोबी लोग हमारे घर से कपड़े लेके जाते हैं, वो कहीं तालाब में जाते हैं, उनके पास मिट्टी होती है, मिट्टी को कपड़े में रगड़ के पानी में भिगो के रख देते हैं। एक दिन तक वो पड़ा रहता है, दूसरे दिन थोड़ा पीटते एकदम साफ हो जाता है, क्योंकि मिट्टी का काम वही है जो वॉशिंग पाउडर का है। पता है वॉशिंग पाउडर क्या करता है? कुछ नहीं करता, सरफेस टेंशन कम करता है। हमारा कपड़ा गंदा हो गया, इसमें डस्ट घुस गई या इसमें कुछ दाग बन गए, निशान बन गए, इसका माने जिस स्थान पर निशान है वहां का सरफेस टेंशन बढ़ गया। यही तो है ना फिजिक्स। अब सर्फ क्या करेगा? सर्फ ये करेगा कि वहां का सरफेस टेंशन कम कर दे, और जब सरफेस टेंशन 0 हो जाएगा तो दाग अपने आप बाहर निकल जाएंगे, डस्ट बाहर निकल जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वही काम मिट्टी करती है, वही काम वॉशिंग पाउडर करता है। मिट्टी भी यही करती है, सरफेस टेंशन को कम। अब मिट्टी से हम कपड़े धोएं और सर्फ से कपड़े धोएं, दोनों में अंतर क्या है? मिट्टी से कपड़े जब हम धो रहे हैं तो मिट्टी पानी में जा रही है, और पानी में मिट्टी नीचे बैठ रही है, वापस वही मिट्टी फिर काम आ रही है, फिर पानी में जा रही है, फिर बैठ रही है, फिर काम आ रही है, फिर जा रही है। माने ये पूरी सिस्टम सस्टेनेबल है, हजारों साल तक चलेगी। अब वॉशिंग पाउडर का चक्कर क्या है? वॉशिंग पाउडर बनाने में 23 केमिकल लगते हैं। मिट्टी एक ही केमिकल का खेल है, वॉशिंग पाउडर में 23 केमिकल है, और सब के सब इनऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं है। मिट्टी 100% ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स का अंतर आप सब अच्छे से जानते हैं। तो मिट्टी ऑर्गेनिक केमिकल है, हजारों साल इस्तेमाल होगी, यूज और रीयूज, यूज और रीयूज होगा, और अंत में क्या होगा? पानी में मिट्टी मिलेगी, तो आखिरकार वो पानी कहीं जाएगा, खेत में जाएगा, खलिहान में जाएगा, तो मिट्टी खेत में पहुंच जाएगी।
इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। पानी भी सुरक्षित है, मिट्टी भी सुरक्षित है। अब वॉशिंग पाउडर से आपने जब कपड़े धोए तो उसमें तो 23 केमिकल हैं, वो सब पानी में निकलेंगे और वो पानी के साथ बहते हुए किसी नदी में जाएंगे। नदी का पानी सीपेज के माध्यम से जमीन के नीचे जाएगा, तो जमीन के पानी में केमिकल्स भी पानी के साथ मिल जाएंगे। फिर वही पानी हम ग्राउंड वाटर के रूप में रिचार्ज करके रीयूज करेंगे, तो पानी के साथ ये केमिकल भी आएंगे और यही केमिकल डिटेक्ट होंगे, तो सरकार कहेगी कि पानी जमीन का निकला हुआ खराब हो गया, अब ये पीने लायक नहीं है, क्योंकि हमने वॉशिंग पाउडर मिला मिला के इसको मिट्टी में फेंक दिया। वॉशिंग पाउडर के केमिकल क्या है, नाम सुनो तो तकलीफ आ जाए। सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम मेटासिलिकेट, जो हाईली पॉइजनस है और कैंसरस है। सोडियम लॉरेल सल्फेट के बारे में सारी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं कि 0.05 मिलीग्राम मात्रा अगर 1 लीटर खून में आ गई, जरा ध्यान से सुनना, 1 लीटर खून में 0.05 मिलीग्राम सोडियम लॉरेल सल्फेट मिला तो ब्लड कैंसर करने के लिए सफिशिएंट है। वैज्ञानिक कहते हैं कि सोडियम मेटासिलिकेट अगर 0.01 मिलीग्राम 1 लीटर खून में मिला तो कैंसर करने के लिए सफिशिएंट है। तो यूरोप से आई हुई टेक्नोलॉजी वॉशिंग मशीन, उसमें डाला हुआ वॉशिंग पाउडर जो पानी को भी खर्च करेगा और आपकी जिंदगी को भी खर्च कर देगा, क्योंकि यही पानी जब डिस्चार्ज होकर आप फेंकेंगे नालियों में, नालियों से जाएगा नाले में, नाले से जाएगा नदी में या तालाब में, फिर सीपेज के माध्यम से ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होगा, उसके साथ केमिकल भी होंगे, वही केमिकल वापस आपके पीने के पानी में आएंगे और आप पी पी के कैंसर से मर जाएंगे। ये है यूरोपियन टेक्नोलॉजी। अब हमारे यहां क्या है, हमारे यहां तो सबसे पुरानी मिट्टी थी कपड़े धोने के लिए। धीरे धीरे हमने उस मिट्टी को थोड़ा बाजू रख दिया, क्योंकि हमने कहना शुरू किया, अरे ये मिट्टी तो बहुत खराब है, मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। आजकल पढ़े लिखे लोग पता है क्या करते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं मिट्टी में मत खेल, लग जाएगी। मिट्टी तो लगने के लिए ही है, लग जाएगी तो कौन सी तकलीफ होने वाली है। आपको मालूम है दुनिया के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में ही है। अगर आपको नाइट्रोजन चाहिए तो मिट्टी में है, कैल्शियम चाहिए तो मिट्टी में है, सल्फर चाहिए तो मिट्टी में है, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में है जो 17 हमारे शरीर को लगते हैं। और उसी मिट्टी से हम इतने दूर हैं, अरे मिट्टी में मत खेल, लग जाएगी। और मैंने पढ़ी लिखी मूर्ख माताओं को देखा है कि बच्चे जरा सी मिट्टी में खेला है तुरंत स्नान करा देती, अरे ये मिट्टी बहुत खराब है। उनको मालूम नहीं है जब वो मर जाएंगे तो एक मुट्ठी मिट्टी में ही बदल जाएंगे, जिनको खेत में ही डालना पड़ेगा। आपको एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन बताता हूं। जब आदमी मर जाता है ना, पूरा शरीर जल जाता है, हड्डियां भी जल जाती हैं और पूरे आदमी की 20 ग्राम मिट्टी बन जाती है, मात्र 20 ग्राम। 100 किलो का आदमी जब जल जाता है ना तो 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है। फिर उस मिट्टी का मैंने केमिकल एनालिसिस करवाया कि इसमें है क्या, जरा पता करो। तो ये जो 20 ग्राम मिट्टी है ना, इसमें मुश्किल से 8 रुपए का कैल्शियम है, मुश्किल से, और 2-2.5 रुपए का फास्फोरस है, मुश्किल से 2-2.5 रुपए का, और बाकी 10-11 रुपए में अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माने मरने के बाद आदमी की कीमत 20 रुपए से ज्यादा नहीं है। ये है जीवन की सच्चाई। और हम मिल रहे हैं उसी मिट्टी में और परेशान है कि ये मिट्टी शरीर पे नहीं लगनी चाहिए। ये मूर्खता हमने यूरोप से सीखी है। यूरोप में पता है क्या होता है, मिट्टी ही नहीं है। मैं आपको ये बहुत सीरियस स्टेटमेंट कर रहा हूं, पूरे यूरोप में मिट्टी ही नहीं है। किसी देश में चले जाओ, फ्रांस में, जर्मनी में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, मिट्टी ही नहीं है। फिर क्या है, बर्फ पड़ पड़ के मिट्टी पत्थर जैसी हो गई है, तो वो पत्थर है, मिट्टी है ही नहीं उनके देश में। अब मिट्टी नहीं है तो हवा उड़ेगी, हवा चलेगी तो मिट्टी नहीं उड़ती है, तो इसलिए वहां की सड़कें साफ सुथरी दिखाई देती हैं, घर भी साफ सुथरे दिखाई देते हैं। साल में 9 महीने तो बर्फ ही बर्फ रहती है, गंदगी आएगी कहां से। तो हम गाना गाते हो यूरोप कितना साफ सुथरा है, घर में भी कुछ कचरा नहीं है, सड़क पे भी कचरा नहीं है, वहां तो कुछ सुंदर ही सुंदर दिखाई। मेरा एक दोस्त तो इतना मूर्ख है, वो कहता है यार यूरोप की सड़क को तो जीभ से चाट सकते हैं।
तो मैंने कहा इसमें कौन सी खास बात है, बर्फ को तो जीभ से ही चाटा जाता है ना, चाटते हैं कि नहीं बर्फ को, तो वहां बर्फ ही बर्फ है, उसको जीभ से चाट सकते हैं, कौन सी खास बात है। तो जिस देश में मिट्टी है ही नहीं, उड़ेगी नहीं तो जीवन में आएगी नहीं, तो उनको मिट्टी से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे यहां मिट्टी ही मिट्टी है, क्योंकि माइक्रो। अब वहां समस्या क्या होती है कि मिट्टी से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो वहां की मिट्टी तो पत्थर जैसी है, उसमें से जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बाहर से सप्लाई लेनी पड़ती है शरीर में। अगर हम कुछ खा रहे हैं, गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर, तो हमको 17 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। प्रोटीन्स चाहिए वो तो एक है, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए वो एक है, फैट्स चाहिए वो एक है, और हमें फाइबर्स चाहिए वो एक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 17 चाहिए हमको अपने शरीर में। नाइट्रोजन भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, मैग्नीज भी चाहिए, सल्फर भी चाहिए, ऐसे 17 केमिकल शरीर को चाहिए। इनमें एक भी कम हो जाए तो पता है क्या क्या होता है, थोड़ा भी कैल्शियम अगर कम हो गया तो बच्चे पागल पैदा होते हैं। हाँ, थोड़ा भी केमिकल कम हो जाए तो कम बुद्धि के बच्चे पैदा होते हैं। आपने देखे बहुत बच्चे शरीर में तो अच्छे हैं, बुद्धि काम नहीं करती, आईक्यू लेवल 0। तो सब डॉक्टर कहते हैं इनको कैल्शियम कम है। फिर इसके विपरीत कुछ बच्चे होते हैं जिनको कैल्शियम तो है लेकिन आयरन कम है, तो उनके शरीर में खून नहीं है, तो एनीमिक दिखाई देते हैं। और इतने एनीमिक दिखाई देते हैं कि हम समझते हैं अरे इसकी स्किन तो बहुत गोरी है, पता चला वो एनीमिया का शिकार है, गोरी थोड़ी। खून ही नहीं है तो पीला पीला दिखेगा कि नहीं दिखेगा, सफेद सफेद दिखेगा। तो किसी को आयरन कम हो गया, किसी को कैल्शियम कम, किसी को मैग्नीशियम कम, किसी को, तो सभी तरह की एबनॉर्मेलिटीज आएंगी। तो मिट्टी में नहीं है तो वहां की प्रॉब्लम है। तो यूरोप में पता है क्या होता है कि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी आती है इसको बाहर से सप्लीमेंट देना पड़ता है, इसलिए हर यूरोपियन को खाने के साथ फूड सप्लीमेंट खाना पड़ता है। और वो उनके फूड सप्लीमेंट पता है क्या है, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, मॉल्टोवा, ये जो है ना हेल्थ टॉनिक्स, वो सब फूड सप्लीमेंट्स हैं, कोई हेल्थ टॉनिक नहीं है। अगर वो ना खाएं तो जिंदा नहीं रह पाए। अब वही टेक्नोलॉजी हमने इंपोर्ट कर लिया, हॉर्लिक्स आ गया भारत में, बॉर्नविटा भी आ गया, मॉल्टोवा भी आ गया, और हम जबरदस्ती खा रहे हैं, जरूरत नहीं है फिर भी खा रहे हैं, क्योंकि हमको सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो भोजन में मिल रहे हैं। हमारे गेहूं में, चावल में, चने में, दाल में, केले में, सेब में, फलों में, सब में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि मिट्टी से ये सब आ रहे हैं और मिट्टी में ये सब है, तो हमको अतिरिक्त सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन हम उनकी नकल करके खाएंगे जरूर, क्योंकि हम मानते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी है तो कुछ अच्छी होगी। अभी अंधाधुंध हम खाना शुरू करते हैं बचपन से। कई घरों में मैंने देखा बच्चों को हॉर्लिक्स मिला के ही दूध पिलाते हैं या बॉर्नविटा मिला के ही दूध पिलाते हैं। अगर लगातार आप ये खाएंगे हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, तो इसमें कैल्शियम है, और कैल्शियम आपके बॉडी में है, ऑलरेडी है। अब कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा, तो जब ज्यादा कैल्शियम होगा तो डाइजेस्ट नहीं होता और वही स्टोन में बदल जाएगा, तो किडनी स्टोन हो जाएगा, गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाएगा। अब किडनी में स्टोन हुआ, 25-30 साल की उम्र में गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ, तो डॉक्टर कहेगा अब ये किडनी काट के निकालो, तो 3 लाख रुपए ले आओ पहले, और गॉल ब्लैडर काट के निकालो तो 50,000 रुपए ले आओ। और गॉल ब्लैडर जो कट के आपने निकलवा दिया क्योंकि स्टोन फॉर्मेशन है, तो 5-7 साल के बाद इंटेस्टाइनल कैंसर 100% हो जाएगा। क्योंकि शरीर विज्ञान ये कहता है कि गॉल ब्लैडर बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अगर इसको काट के निकाल दिया तो ये ऑर्गन का काम किसी दूसरे ऑर्गन को करना पड़ता है, तो वो दूसरा ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन ही है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है और उस वर्कलोड के कारण उसमें कैंसर डेवलप होता है। फिर कैंसर हो गया तो फिर जयराम जी की, ये है यूरोपियन टेक्नोलॉजी। अब हम बिना सोचे समझे नकल करेंगे उनकी, यही होने वाला है। इसलिए मैं आपके ध्यान में जो बात लाना चाहता हूं वो ये कि टेक्नोलॉजी हाई और लो नहीं होती, टेक्नोलॉजी मॉडर्न और ओल्ड नहीं होती, टेक्नोलॉजी हमेशा एप्रोप्रिएट होती है, उपयुक्त होती है। जब जिसको जिसकी जरूरत है वो उसने बना लिया, वही टेक्नोलॉजी होती है। दूसरों की नकल करके बनाएंगे तो वो नकल होती है, टेक्नोलॉजी नहीं होती। अब हम जो भी काम यूरोप और अमेरिका की नकल करके उनकी टेक्नोलॉजी की मदद से हल करते हैं, कोई हमारा हो ही नहीं पाता हल। लेकिन जो काम हम भारत की टेक्नोलॉजी की मदद से हल करें, 100% उसमें सोल्यूशन आ जाता है। जैसे
यूरोप की एक टेक्नोलॉजी आई है, वाटर पंप। जमीन में खोदो और लगा दो तो हर 1 मिनट में कुछ लीटर पानी वो खींच के फेंक देगा बाहर। हर 1 घंटे में कुछ लाख लीटर पानी खींच के बाहर फेंक देगा। ये है यूरोप की टेक्नोलॉजी। तो हमने जमीन में खड्डा खुदवा दिया, बोरिंग करवा दिया, पंप लगवा दिया, कुछ ही घंटों में लाखों लीटर पानी वो फेंक रहा है। क्या ये लाखों लीटर पानी कुछ घंटे में अंदर जा सकता है? ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यूरोप ने बनाई है कि जितना पानी 1 घंटे में वो जमीन से निकाल कर फेंक रहे हैं उतना ही पानी 1 घंटे में अंदर डाल सके? अंदर डाल सके माने रिचार्ज कर सके। पानी का रिचार्जिंग स्पीड बहुत कम है, धीरे धीरे पानी अंदर जाता है, लेकिन उसको निकालने की गति आपने तेज कर दी तो एक दिन क्या होगा, नीचे का पानी निकल तो सब जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं जाएगा, तो वाटर स्केर्सिटी होगी, तो जमीन में से फिर पानी ही नहीं आएगा। 6 फीट बोरिंग करो या 600 फीट, 1000 फीट बोरिंग करो या 6000 फीट, पानी ही नहीं मिलेगा। पानी नहीं मिलेगा तो सरकार आपके एरिया को डार्क जोन डिक्लेयर करेगी, और डार्क जोन डिक्लेयर हुआ तो फिर वर्ल्ड बैंक की टीम आएगी कि अब इस वाटर को रिचार्ज करने के लिए क्या करना। तो वो आपको कहेंगे आपके देश में पहले जो तालाब होते थे ना वही बनाओ, उनके लिए हम कर्ज देंगे तो वाटर रिचार्ज होगा। वो पहले भी बना सकते थे। तो हमेशा इस बात पर ध्यान रखिए कि टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र की विशेषता के हिसाब से बनती है, हर देश की सभ्यता की जरूरतों के हिसाब से बनती है। कोई देश दूसरे की नकल करके जो टेक्नोलॉजी में गया वो फंस ही जाएगा। और ऐसे 1-2 नहीं, सैकड़ों उदाहरण हैं हमारी आज की जिंदगी के। हमने यूरोप से एक टेक्नोलॉजी लाई है, रेफ्रिजरेटर, और इसको लाके घर में लगा दिया है। क्यों? मालूम नहीं क्यों। कोई लोगों से बहुत ज्यादा डिटेल पूछता हूं कि आपने रेफ्रिजरेटर क्यों लाया, कहते हैं जी पड़ोसी लाया तो हम भी ले आए। तो वो कुएं में गिरेगा, आप भी गिरोगे? हाँ गिर जाएंगे। तो मूर्खों की यही निशानी होती है, इंटेलिजेंट लोग तो ये नहीं करते। वो फ्रिज ले आया घर में। अब क्या कर रहे हैं उसका, फ्रिज में ला के सब्जियां भर के रखते हैं। हाँ, और एक दिन में 10 किलो सब्जी ले आते हैं। जरूरत नहीं है 10 किलो की, ले आते हैं, भर भर के रखते हैं। फिर फ्रिज क्या करता है? फ्रिज का प्रिंसिपल आप सब समझते हैं। फ्रिज अगर चलेगा तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का एमिशन करेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का अगर एमिशन होगा तो जो कुछ आपने फ्रिज में रखा है वो उससे बचेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स उस पर भी प्रभाव डालेंगे, फिर वही आप खाएंगे तो आप बचेंगे। हमने बिना सोचे समझे फ्रिज में सब्जी रखना शुरू कर दिया। आपको मालूम है यूरोप में कोई भी घर में सब्जी नहीं रखी जाती फ्रिज में। फ्रिज में सिर्फ एक ही चीज रखी जाती है, वो है मेडिसिन। और मेडिसिन भी ऐसी होती है जो पूरी सील पैक हो, जिसके ऊपर CFCs के एमिशन का असर ना पड़े। इसके लिए यूरोप ने फ्रिज बनाया है। हम मूर्ख लोगों ने बिना सोचे समझे घर में लाके उसमें सब्जियां रखना शुरू कर दिया। और सब्जियां अकेली नहीं रखते, गेहूं का आटा गूंद के भी उसमें भरना शुरू कर दिया। कई घरों में तो मूर्खों के मूर्ख मैंने देखे हैं, 2-2 दिन गेहूं का आटा उसमें भर के रखते हैं, फिर निकाल के रोटी बना के खाते हैं। सत्यानाश। सोचो जरा, सवेरे दाल बनाएंगे, फ्रिज में भर के रख देंगे, दिन भर वो CFC एमिशन में रहने वाली है, रात को उसी को गर्म कर करके खाएंगे। सब्जियां बनाएंगे, सवेरे भर के रख देंगे, फिर रात को खाएंगे। ये फ्रिज हमारी काम की चीज नहीं है, क्योंकि यहां सब्जी रोज मिलती है, ताजा मिलती है, सवेरे भी मिलती है, शाम को भी मिलती है। और सब्जी के विज्ञान के बारे में आपको एक सच्चाई बता दूं कि सब्जी टूटने के 1 घंटे के अंदर बना के खा ली जाए तो बहुत अच्छा है, 1 दिन बाद खाएंगे तो और खराब है, 2 दिन बाद खाएं और भी ज्यादा खराब है। जितना समय बीतेगा उतनी खराब होती जाएगी, फ्रेशनेस तो कम होगी ही, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का लेवल घटता जाएगा, और एमिशन के असर से वो बिल्कुल सब्जी नहीं जहर हो जाए। अब हम ज्यादातर लोग फ्रिज की सब्जियां खा रहे हैं, फ्रिज की दाल खा रहे हैं, फिर कहते हैं जी हमारी एड़ी में दर्द होता है, कोई कहता है घुटने दुखते हैं, किसी की कमर में दर्द होता है, किसी के कंधे में दर्द होता है। ये तो होने ही वाला है, क्योंकि जो कुछ आप खा रहे हैं वो इसी के लिए। और अब तो कुछ घरों ने क्या किया है, फ्रिज में पानी भर के रखना शुरू किया। कोई भी अतिथि आएगा, फ्रिज की बोतल सीधे उसके सामने रख देंगे, पानी गिलास में लाके नहीं रखेंगे, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि वो घड़े का है कि फ्रिज का, तो बोतल लाके सीधे रखते हैं। हमारे घर में फ्रिज है।
आप जानते हैं फ्रिज के पानी का कमाल क्या है? यूरोप में मैंने देखा है कि वहां के लोग बहुत ठंडे, हमने वो मजबूरी को स्टेटस सिंबल बना लिया। हम फ्रिज में पानी ठंडा करके फिर पीते हैं। परिणाम यह है कि यूरोप के लोग जब बहुत ठंडा पानी पीते हैं ना, जब उनके यहाँ सर्दी के दिन होते हैं, जैसे दिसंबर से लेके नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक, उतने दिनों में हर यूरोपियन नागरिक सवेरे सवेरे जब टॉयलेट रूम में जाएगा तो 2-2 घंटे तक बाहर ही नहीं आएगा। उनको पूछो भाई क्या कर रहे थे टॉयलेट में 2 घंटे, तो कहते न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे हम। क्यों पढ़ रहे थे? स्टूल साफ नहीं होता, पेट साफ नहीं होता, स्टूल पास नहीं होता। क्यों? कब्जियत हो गई। कब्जियत किससे होती है? ठंडे पानी से। तो 2-2 घंटे बैठे रहते हैं कमोड पर, जोर लगाते हैं फिर भी नहीं आती। कभी कभी गाना गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, तो भी नहीं आती। और वो जब बहुत कॉन्स्टिपेशन से परेशान हो जाते हैं ना, 2-2 दिन 3-3 दिन उनको संडास नहीं होती, तो वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर उनको कहता भाई पानी गर्म करके पियो, तो वो फिर गर्म पानी पीना शुरू करते हैं। 1 दिन में ही बदल जाता है, स्टूल बहुत अच्छे से पास होने लगता है। तो वो तो फ्रिज का पानी पीते नहीं कभी, लेकिन पीते हैं तो कुछ मजबूरी है। हमने उसको स्टेटस सिंबल बना लिया। तो जितने घरों में फ्रिज का पानी पिया जाता है, उन घरों में अब यूरोप जैसा ही सिस्टम आ गया। मैंने देखा अब हिंदुस्तानी घरों में भी कमोड सीट बनाते हैं। क्यों? इंडियन स्टाइल का क्यों छोड़ दिया? अब इंडियन स्टाइल के पॉट पे 5 ही मिनट बैठ सकते हैं, इनको 2-2 घंटे बैठने का है, तो कमोड सीट बनाते। ये है टेक्नोलॉजी का अंतर। उन्होंने एक टेक्नोलॉजी लाई, उसमें इतने परेशान है कि उनकी हालत खराब है। अब यूरोपियन और अमेरिकन कोई व्यक्ति आपको मिले, आप उनके पास में नहीं बैठ सकते। क्यों? बहुत बदबू आती है। इतनी बदबू आएगी कि कोई अमेरिकन अगर आपके पास नजदीक में मुंह करके बात करने लगे, आप मुंह बंद कर लेंगे, नाक बंद कर लेंगे। मुंह से बदबू ही बदबू आती है। कारण क्या है? पेट साफ नहीं है तो मुंह से बदबू आने वाली है। अब पेट साफ नहीं तो मुंह से बदबू आ रही है, तो उस बदबू को कंट्रोल करने के लिए वो माउथ फ्रेशनर स्प्रे करते हैं। हर 15 मिनट पे माउथ फ्रेशनर स्प्रे करते हैं। और माउथ फ्रेशनर सभी इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, तो वो सब केमिकल शरीर में जाते हैं और जिंदगी नरक हो जाती है। बहुत सारे अमेरिकन और यूरोपियन के पास में आप बैठ जाओ ना, तो पसीने की भी बदबू आती है, और उस पसीने की बदबू को कंट्रोल करने के लिए डिओडोरेंट स्प्रे करते हैं। डिओडोरेंट स्प्रे करना, माउथ फ्रेशनर स्प्रे करना उनकी मजबूरी है, स्टेटस सिंबल नहीं है। लेकिन हम मूर्खों ने उसकी नकल कर करके अपने देश में भी डिओडोरेंट लाया और माउथ फ्रेशनर लाया। हमको सांस में बदबू इतनी नहीं आती है, लेकिन फिर भी माउथ फ्रेशनर करते रहते हैं नकल कर करके, और वही केमिकल शरीर में जाते हैं जिनके साइड इफेक्ट हमारे जिंदगी में रोज आते हैं। ऐसे डिओडोरेंट स्प्रे करते हैं, स्किन रफ हो जाती है, बहुत रफनेस बढ़ जाए तो एक्जिमा हो जाता है, एक्जिमा हो जाए तो जिंदगी भर ठीक नहीं होता। डॉक्टर कहता भाई आप चाहे जितना खर्च करो ये ठीक होने वाला नहीं। ये टेक्नोलॉजी का अंतर है। मैं आपको फिर वही बात समझाना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी किसी देश की जरूरत के हिसाब से आती है, स्टेटस सिंबल नहीं होती कभी। हम भारतवासियों ने क्या किया कि यूरोप और अमेरिका की जरूरत के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी बनी उसको हमने स्टेटस सिंबल मान लिया, और यही हमारी गलती है। अब एक आखिरी छोटी सी बात, यूरोप की टेक्नोलॉजी कैसी है, एक और उदाहरण देता हूं मेडिसिन के फील्ड में। मैंने आपको कहा ना यूरोप में ठंड बहुत है, जहां ठंड बहुत है वहां सूर्य प्रकाश कम है, जहां सूर्य प्रकाश कम है वहां वायरल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी सबसे ज्यादा होता है। ये जो सूर्य की धूप है ना, ये सब तरह के वायरस को मारने की ताकत रखती है। चिलचिलाती धूप में 350 किस्म के वायरस सेकंड्स में मर जाते हैं, लेकिन वही सब वायरस यूरोप में हमेशा जिंदा रहते हैं क्योंकि धूप नहीं है, तो वहां वायरल डिसीजेस बहुत होती है। यूरोप में सभी नागरिकों को मैक्सिमम डिसीज जो है ना वायरल और बैक्टीरियल डिसीज है। उनकी जिंदगी की लिस्ट बनाओ बीमारियों की, तो 90% बीमारियां उनके यहां वायरल और बैक्टीरियल है। और वायरल और बैक्टीरियल डिसीज जो है ना इन्फेक्टेड होती हैं, इन्फेक्शस होती हैं। माने एक को हुई तो पूरे घर में सबको होगी, 2 को हुई तो पूरे मोहल्ले को हो जाएगी, गांव में किसी एक को हो गई तो पूरे गांव को हो जाएगी।
तो पता है उनकी मजबूरी क्या है कि एक छोटी सी भी वायरल